सो हेलो गाइस, वेलकम दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तैयारी लेके आता है, जिसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यानी जो एग्ज़ाम ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। वही आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं के बारे में आपको आज के लेक्चर में भी स्टडी करना है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं, जो आज का जो आपका वीडियो है इसमें अपन जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपके एग्ज़ाम ऑथेंटिक जो ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले वो आपके क्वेश्चन होते हैं, जहाँ से आपका रिवीजन आसानी से हो जाता है। तो चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट सवाल। इसे देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोलैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी, यह आपको बताना है। तो आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कोलैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कोलैंड स्टीनर ने आपके ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ इनके अपन बायोडाटा से देखते हैं। सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं अपन। जो आपको तीन ऑप्शन दे रखे इनके बारे में देखते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपकी किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने की थी। फटाफट नोट कर लीजिए, मैं एक बार दोबारा नहीं बोलूंगा, यानी आपके जो आंसर है इनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आपको नोट करना है ल्यूवेनहोक। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ये नोट कर लीजिए, आपके विलियम हार्वे ने की थी। फटाफट नोट कर लीजिए। आपका क्या है, ये रिवीजन पार्ट है, इसमें आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से होगा। ये आपके विलियम हार्वे। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी, आपके ग्रेगर जॉन मेडल ने की थी। फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बताना है कि लीनियस जो नामक वैज्ञानिक था, इसने किसकी खोज की थी, ये आपको बताना है। तो इसने किसकी खोज की थी, सबसे पहले इनको क्या कहा जाता है, इन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। सबसे पहले इसे नोट कीजिए। अगला देखिए, जो आपके हुक थे, इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी, फटाफट नोट कर लीजिए, आपके कोशिका की खोज। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, कोशिका की खोज किसने की थी, आपके हुक ने की थी। विनर ने किसकी खोज की थी, ये आपको पता होना चाहिए। आपके आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, विनर ने की थी। आपके विनर और कोलैंड स्टीनर ये दोनों मिलकर इन्होंने खोज की थी, लेकिन विनर आपके आरएच फैक्टर की खोज की थी और आपके बंदर में की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए, ओ माइनस और ए बी प्लस को कौन सा जो ग्रुप कहा जाता है, ये आपको बताना है कि इनमें से सर्वदाता कौन सा है और सर्वग्राही कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया है, यह आपको बताना है। आपको ऑप्शंस दे रखे, मुंडकोपनिषद, ज्वालनोपनिषद, ऋग्वेद या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग जो कहाँ किया गया है, उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है, इसे नोट कीजिए। ज्वालनोपनिषद में क्या है, चार आश्रम कहा गया है। ये आपका जो ज्वालनोपनिषद है, इसे चार आश्रम कहा गया है। क्या कहा गया है, चार आश्रम, नोट कीजिए इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अपन देखते हैं आज का जो टॉपिक लेते हैं, सर्वप्रथम अपन टॉपिक लेते हैं ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो ऋग्वेद से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में आपके सबसे पहले 10 तो क्या है, मंडल है, इसे नोट कीजिए। और आपके 1028 क्या है, इसमें सूक्त है, इसे भी नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में 10 तो मंडल और आपके 1028 सूक्त है, इसे नोट कीजिए। ऋग्वेद में गाय को किस नाम से जाना जाता है, ये भी बताइए। ऋग्वेद में गाय को कहा जाता है अगन्य। क्या कहा जाता है, अगन्य। फटाफट नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल था, जो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगले वेद पे चलते हैं, आपके यजुर्वेद पे। किस पे चलते हैं, आपके यजुर्वेद पे, इस पे चलते हैं। तो आपका यजुर्वेद है वो आपके गद्य पद में भी है और आपके पद्य पद में भी है, इसे नोट कीजिए। आपके गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है, ये नोट करना है। आपके यजुर्वेद में 3 शब्द का प्रयोग होता है। क्या होता है, 3 शब्द का प्रयोग। वो शब्द आपको दे रखे हैं। एक तो सबसे पहला शब्द होता है आपका वितिष्ठता, दूसरा क्या होता है आपका अस्किनी। क्या होता है, अस्किनी। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में आपको ऐसे नाम दिए हुए होंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। तो आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ, आपका परुषणी। कौन सा, परुषणी। तो वितिष्ठता, अश्किनी, परुषणी। ये क्या है, वितिष्ठता आपकी झेलम नदी को कहा जाता है, झेलम नदी का नाम है। फटाफट नोट कर लीजिए यजुर्वेद में। अस्किनी चेनाब नदी का नाम है, इसे भी नोट कर लीजिए।
और आपके परुषणी ये रावी नदी का नाम है यजुर्वेद में, इसे भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बताना है कि जो अथर्ववेद है वो आपका कौन सा, जो आपका अथर्ववेद है इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले बताना है कि जादू टोनों से संबंधित जो आपका वेद है वो कौन सा वेद है, ये बताइए। आपका क्वेश्चन दे रखा है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, यह आपका क्या है, ऋग्वेद का है। किसका है, ऋग्वेद का, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला देखिए गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, यह आपके अथर्ववेद का है, इसे भी नोट कर लीजिए। यह भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, ये बताइए। ऑप्शंस दिए हुए हैं पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर अग्नाशय ग्रंथि। तो बताना है कि इनमें से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मिश्रित ग्रंथि आपकी अग्नाशय ग्रंथि होती है, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन आ जाता है कि अग्नाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है, तो आपके इंसुलिन हार्मोन को निकालती है, इसे नोट कीजिए। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है, इसे भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पीयूष ग्रंथि को आपके मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इससे भी नोट करना है। और आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि है इसे लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। एड्रिनल ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे लड़ो या भागो जो हार्मोन होता है, लड़ो या भागो हार्मोन निकलता है, फटाफट नोट कर लीजिए। यह आपातकाल हार्मोन निकालती है, आपातकालीन हार्मोन को निकालती है। और आपकी जो थायराइड ग्रंथि है इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो थायराइड ग्रंथि है ये क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे नोट कर लीजिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो आपकी कौन सी है, तो नोट कीजिए वो आपकी है थायराइड ग्रंथि, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा आपको ईजी तो लगेगा लेकिन आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसे नोट कर लीजिए, आपका गलगंड या फिर घेंगा होता है, फटाफट नोट कर लीजिए, आपका गलगंड या फिर घेंगा होता है, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आप सभी बच्चों को भी पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो इसके लिए आपको लाइक करना तो ज़रूरी होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी जो हेल्प मिलती है। कैसे मिलती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपकी जो क्लास की जो PDF होती है वो आपको आंसर से ही सेव मिल जाती है, जहाँ से आपका रिवीजन आसानी से हो जाता है एग्जाम टाइम। और जो एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एसुमेलित को पहचान कर अपने को बताना है। जैसे आपको देश दे रखा है, कंट्री, और आपको दे रखी है उनकी राजधानी दे रखी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, तो आपका ए ऑप्शन दे रखा है केन्या, बी ऑप्शन दे रखा है स्वीडन। तो सबसे पहले केन्या की राजधानी क्या, नैरोबी, बिल्कुल राइट आंसर सही है, क्योंकि केन्या की राजधानी नैरोबी होती है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होती है, ये भी सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन होती है, ये भी सही है। लेकिन तंजानिया की जो राजधानी है वो आपकी रबात नहीं होती है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन, क्योंकि अपने को इसमें रोंग स्टेटमेंट बताना था, तो रोंग स्टेटमेंट आपका डी ऑप्शन है, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन क्या बनता है आपका यहाँ से कि जो तंजानिया की जो राजधानी है वो क्या है, ये बताइए। तो ये आपकी दोदोमा है, इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन आ जाता है कि रबात किसकी राजधानी है, तो ये किसकी राजधानी है, मोरक्को की राजधानी है, इससे भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, यह आपको बताना है। तो विशाख दत्त ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी थी, इंडिका, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस या फिर कादम्बरी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आपके मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो आपके कौन थे, मेगस्थनीज, इन्होंने लिखी थी, फटाफट नोट कर लीजिए, मेगस्थनीज, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। अगला देखिए, मृच्छकटिकम, ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो आपके शूद्रक ने लिखी थी, इसे भी नोट कर लीजिए। और कादम्बरी किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। बताइए कि बाणभट्ट किसका दरबारी था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बाणभट्ट की कितनी पुस्तकें थी, टोटल पुस्तकों के नाम कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में छपे हुए मिलने चाहिए मुझे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले आपके जो पुस्तकें दे रखी है इनके बारे में देखिए। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो लिख लीजिए जो भी पुस्तकों के मैं आपको लेखक बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि एग्जाम में पूछे गए सवाल है।
अश्वघोष बुधचरित्रम पुस्तक के लेखक है, नोट कीजिए। अष्टाध्यायी पुस्तक के जो लेखक है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक वो कौन है? पाणिनि, इसे भी नोट कर लीजिए। अगला देखिए, पंचतंत्र पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? इसे भी नोट कीजिए, आपके विष्णु शर्मा है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति और आपके सूर्य सिद्धांत, इनके बारे में देखिए। इलाहाबाद प्रशस्ति आपके हरिशेन की पुस्तक है, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। फटाफट नोट करते जाइए क्योंकि अपने पास टाइम काफ़ी कम है। ये आपके हरिशेन है, नोट कीजिए। यहाँ पे आपको वापस लिख के बता देता हूँ, आपके हरिशेन नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लघु जातक बताना है आपको, पंच सिद्धांत बताना है आपको, वृहद संहिता बनाना है। जो आपकी ये तीनों पुस्तक है, इन तीनों पुस्तक के लेखक आपके एक ही है, वो आपके कौन से है? वराह मिहिर है, इसे नोट कर लीजिए, वराह मिहिर है। फटाफट नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में काफ़ी बार छप जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमुक्त माल्यदा पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? ये आपको बताना, तो इसे लिख लीजिए, कौन है? आपके कृष्ण देव रॉय है, इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चंस में से। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है, इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके राजतरंगिणी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? कल्हण है, इसे भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन है, धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध है, यह आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, श्रावस्ती। तो धम्म चक्र परिवर्तन का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है, किससे है? सारनाथ से है, नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है कि सबसे पहले सारनाथ के बारे में बताइए। तो सारनाथ में क्या हुआ था? भगवान जो बुद्ध थे उनका फर्स्ट उपदेश कहाँ पर था? सारनाथ में दिया था, इसे भी नोट कर लीजिए, फर्स्ट उपदेश। लुम्बिनी में बात करते हैं तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, इसे नोट कीजिए। बोध गया में क्या हुआ था? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे भी नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से एक सवाल डेफिनेट आपकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगले पे चलते हैं। तो कुशीनगर में क्या हुआ था? इसे नोट करिए, कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था, इसे भी नोट कर लीजिए। मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, क्या हुई थी? मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसे भी नोट कर लीजिए। श्रावस्ती में क्या हुआ था? ये आपको बताना है। तो श्रावस्ती में क्या हुआ था? यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे, इसे नोट कीजिए। सर्वाधिक जो उपदेश कहाँ पर दिए गए थे? महात्मा बुद्ध द्वारा श्रावस्ती में दिए गए थे, नोट कीजिए इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आजीपक संप्रदाय की रचना किसने की थी? ये आपको बताना है। तो आजीपक संप्रदाय की जो रचना की थी वो आपके किसने की थी? मखलीपुत्र गोसाल ने की थी, इसे नोट कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका? इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिए जो एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या है? आपने महाजनपद पढ़े होंगे, 16 आपके महाजनपद होते हैं, जिनमें से एक महाजनपद आपका कौन सा है? अस्मक। या आपके 16 महाजनपदों से एक महाजनपद है, या आपका एक महाजनपद बिल्कुल अलग कैसे है ये मैं बताता हूँ कैसे है, क्योंकि ये आपके दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। तो आपके 16 महाजनपद में से एक ही महाजनपद ऐसा है जो आपके दक्षिण भारत में स्थित है, वो आपका कौन सा है? अस्मक है, इसे नोट कीजिए। या आपके गोदावरी नदी पर स्थित है, इसे भी नोट करना है। कहाँ पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या बन जाता है कि अस्मक जो आपका महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है? तो फटाफट जिन बच्चों को आती है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, अन्यथा नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ कि अस्मक जो महाजनपद है इसकी जो राजधानी है वो क्या है? नोट कर लीजिए, आपकी पोटली या फिर क्या है? पोतन है, दोनों नोट कर लीजिए। पोटली पोतन क्या है? इसकी राजधानी है, फटाफट नोट कीजिए। आपका क्वेश्चन यहाँ से एक बन गया है। सबसे पहले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आजीपक के बारे में अपन ने देख लिया है, रचना किसने की थी? मखलीपुत्र गोसाल ने। अगला देखिए, जैन धर्म में जो 3 रत्न थे आपके, जो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आपका आचरण है। 3 रत्न आपको दे रखे हैं, इनको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना है, ये भी एग्जाम ऑथेंटिक हो जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ये आपको बताना है। ऋषभदेव, पारसनाथ, महावीर स्वामी या फिर नन ऑफ दिस। सबसे पहले मैं बता देता हूं, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? आपके ऋषभदेव। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन नोट कीजिए इसे। ऋषभदेव को क्या कहा जाता है? आदिनाथ भी कहा जाता है, इससे भी नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन घूमकर आ जाता है कि आदिनाथ के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऋषभदेव को नाम जाना जाता है। पारसनाथ है आपके 23वें तीर्थकर थे, इसे भी नोट कर लीजिए। महावीर स्वामी ये आपके क्या थे? 24वें तीर्थकर थे, इसे भी नोट कर लीजिए। तो अपन ने इन सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल से देखा है।
आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड, बीच में और जो आपके वीडियो के स्टार्ट में भी इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है। मैंने आपको बता ही दिया है इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन। तो अपन चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। यह आपके एमपी में स्थित है, ओडिशा में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है या फिर केरल में स्थित है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपका जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो आपके एमपी में नहीं स्थित है, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन इसमें मिस्टेक से आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आप ई ऑप्शन लिख लीजिए, आपके महाराष्ट्र। क्या लिख लीजिए, आपके महाराष्ट्र लिख लीजिए। आपका राइट आंसर महाराष्ट्र नोट कर लीजिए। अब आपको मैं एक एक के बारे में बता देता हूँ। एमपी में कौन सा आपका मंदिर स्थित है, इसे नोट कीजिए। आप एमपी में आपके खजुराहो का मंदिर स्थित है, इसे नोट कर लीजिए। ओडिशा के बारे में बात करते हैं, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ब्लैक पेगोडा जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ब्लैक पेगोडा कहाँ पर स्थित है, इसे नोट कीजिए। ब्लैक पेगोडा ये आपके कोणार्क सूर्य में, जो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है वो भी आपके उड़ीसा में स्थित है। और कोणार्क सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। तो एक क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आपका जो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये तो सभी बच्चों को पता है कि कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो आपके ओडिशा में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, गंग वंश। इसे गंग वंश के द्वारा करवाया गया था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। और किन्होंने करवाया था गंग वंश में, नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। किन्होंने करवाया था, नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था, इसे आपको नोट करना है। अगले पे चलते हैं, कर्नाटक में कौन सा मंदिर स्थित है। तो आपके कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, इसे भी आपको नोट करना है, विरूपाक्ष। केरल में आपका कौन सा मंदिर स्थित है, तो केरल में आपके सबरीमाला मंदिर स्थित है, इसे भी आपको नोट करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चले, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ और। जैसे आपका जो कैलाश मंदिर है यह आपके महाराष्ट्र में तो स्थित है, लेकिन इसका जो निर्माण किन्होंने करवाया था, आपके राष्ट्रकूट वंश में आपके कृष्ण देव फर्स्ट ने करवाया था, इसे भी नोट कर लीजिए, कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। फटाफट नोट कर लीजिए, यह भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है, ये आपको बताना है। लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट आपको छपा हुआ मिलेगा। तो पंचायतन शैली में जिस मंदिर का निर्माण हुआ था वो कौन सा था, बताइए। आपका खजुराहो का मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कामाख्या मंदिर या फिर दिलवाड़ा मंदिर। तो सबसे पहले बताइए, पंचायतन शैली में जो मंदिर बना था वो आपका कौन सा मंदिर था, आपका खजुराहो मंदिर नोट कीजिए। राइट आंसर ए ऑप्शन, फटाफट नोट कर लीजिए। मीनाक्षी जो मंदिर है वो आपके मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, इसे भी नोट करिए, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, नोट कर लीजिए। कामाख्या जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है, नोट कीजिए। और कामाख्या से याद आता है आपका अम्बुबाची का मेला, क्या आता है, अम्बुबाची का मेला, फटाफट नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा मंदिर के बारे में बात करते हैं तो ये आपके सिरोही माउंट आबू में स्थित है, इससे भी आपको नोट करना है। और आपके जो जैन मंदिर है वो भी इससे संबंधित है, फटाफट नोट कर लीजिए, आपका जैन मंदिर, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि कौन सा वो शासक था जिनके द्वारा अलाई दरवाज़ा बनाया गया था। तो वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिटेल से। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे। किनके संस्थापक थे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, नोट कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़े का जो निर्माण करवाया था वो आपके किन्होंने करवाया था, ये भी बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपके 2 क्वेश्चन तो बन जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। अगला 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है, जो आपके क्या थी, कुतुब मीनार थी, इसका जो निर्माण जो स्टार्ट किसने करवाया था, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, यानी लाख बख्श भी कहते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं तो ये आपके चौगान खेलते हुए
इनकी मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते हुए आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ ही जाता है कि चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो आपका जो शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। फटाफट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पूरा किसने करवाया था, तो आपके इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, निर्माण कार्य पूरा करवाया था, नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इसका जो राइट आंसर अपन ने बता दिया, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनाया गया था, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर बी ऑप्शन। सॉरी, मैंने आपको मिस्टेक से ए ऑप्शन बता दिया था, लेकिन जो अलाई दरवाजा है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ये आपको नोट करना है। राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, आपके अकबर ने करवाया था। यह आपके गुजरात विजय पर करवाए थे। किसके विजय पर करवाए थे, गुजरात विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। फटाफट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, यह आपको बताना है। USA, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर भारत। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो आपके G7 देश होते हैं इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। क्या पिलाना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। फटाफट नोट कर लीजिए। जी से क्या आ जाता है, आपका जर्मनी आ जाता है, इसे भी नोट कर लीजिए। एफ से आपका क्या आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, इसे भी नोट कर लीजिए। जे से क्या आ जाता है, आपका जापान आ जाता है, इसे नोट कर लीजिए। यू से क्या आ जाता है, आपका USA आ जाता है, इसे भी नोट कर लीजिए, अमेरिका आ जाता है। आई से क्या आ जाता है, ये भी नोट कर लीजिए आपके फटाफट। आई से क्या आ जाता है, इटली आ जाता है। सी से क्या आ जाता है, आपका कनाडा आ जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए। और ई से क्या आ जाता है, आपके इंग्लैंड आ जाता है, इसे भी नोट कर लीजिए। क्या आ जाता है, ई से इंग्लैंड आ जाता है। तो आपके कौन कौन से देश है, आपका जर्मनी, फ्रांस, USA, कनाडा, जापान, इटली और इंग्लैंड है। फटाफट नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको बताना है कि G7 का जो सदस्य है वो कौन सा नहीं है, USA G7 का सदस्य है, जर्मनी G7 का सदस्य है, इंग्लैंड G7 का सदस्य है, लेकिन भारत G7 का सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, उससे पहले आपको कुछ बता देता हूं। जैसे G7 की बात करते हैं उसी प्रकार से आपका जो एक आता है वो क्या आता है, आसियान आता है। क्या आता है, आसियान। जैसे आपके क्या होते हैं, UNO होता है, वैसे आपका क्या होता है, आसियान होता है। आसियान की सबसे पहले स्थापना कब हुई थी, ये नोट कीजिए। आपकी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये भी बताइए। इसका जो मुख्यालय है वो आपके जकार्ता में है, इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए, जकार्ता में है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ जाता है, आसियान में जो इंडिया है वो मेंबर नहीं है, ये आपको नोट करना है। आसियान में इंडिया मेंबर नहीं है, फटाफट नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या बन जाता है कि आसियान के जो कितने मेंबर कंट्रीज है ये आपको बताना है, फटाफट नोट कर लीजिए। तो आपका जो आसियान दे रखा है इसमें आपके 10 देश जो दे रखे हैं वो क्या है, मेंबर है। वो आपके कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपका कौन सा आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाता है, आपका मलेशिया आ जाता है, इसे भी आपको नोट करना है। थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए, सिंगापुर आ जाता है। फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, इसे भी आपको नोट करना है। 5 नंबर पे कौन सा आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए। और 6 नंबर पे कौन सा आ जाता है, आपका कंबोडिया आ जाता है, इसे भी आपको नोट करना है, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला देखिए आपका क्या हो जाता है, लाओस हो जाता है। क्या हो जाता है, लाओस हो जाता है, फटाफट नोट कीजिए। अगले पे चलते हैं, आपका जो क्या हो जाता है, लास्ट क्या हो जाता है, फिलीपींस हो जाता है। आपका 8 नंबर का क्या है, फिलीपींस है, फटाफट नोट कर लीजिए। आपके 9 नंबर पे कौन सा आता है, ब्रूनेई आता है, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। कौन सा आता है, ब्रूनेई आता है, फिलीपींस, ब्रूनेई। और आपके लास्ट में क्या आता है, थाईलैंड आता है। क्या आता है, थाईलैंड, फटाफट नोट कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने आपको 10 कंट्रीज़ के बारे में बता दिया है। सबसे पहले आपकी आती है म्यांमार, फिर आता है मलेशिया, फिर आता है सिंगापुर, फिर आता है इंडोनेशिया, फिर आता है वियतनाम, फिर आता है कंबोडिया, फिर आता है लाहौस, फिर आता है फिलीपींस, फिर आता है ब्रूनेई, फिर आता है थाईलैंड। आपको नोट करना है। अगले के बारे में बात करते हैं तो आपका कौन सा आ जाता है, आपका संगठन आ जाता है सार्क। कौन सा आ जाता है, सार्क, इसे नोट कर लीजिए। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, आपके 1985 में स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय, वो कहाँ पर है, ये आपके काठमांडू नेपाल में है, इसे भी नोट कर लीजिए। काठमांडू नेपाल में है, फटाफट नोट कर लीजिए। सार्क में 20 देश क्या है, मेंबर है, इसे नोट करना है। सार्क में 20 देश मेंबर है, फटाफट नोट कर लीजिए। वो आपके 20 देश कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, तो सार्क लिख लीजिए फटाफट।
20 देश के बारे में न जानकर अपन 8 देशों के बारे में जानेंगे, क्योंकि वही आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनका जो फॉर्मेट हो जाता है याद करने का, वो क्या हो जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए, MBBS, फिर क्या हो जाता है आपका PANM हो जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो क्या दे रखा है, ट्रिक दे रखी है MBBS, फिर दे रखा है P। M का मतलब क्या दे रखा है, म्यांमार दे रखा है, फटाफट नोट कर लीजिए। B का मतलब क्या दे रखा है, बांग्लादेश दे रखा है, इससे भी नोट कर लीजिए। अगले B का मतलब क्या दे रखा है, फटाफट देखिए आपके भूटान दे रखा है, इसे देख लीजिए। अगले S का मतलब दे रखा है आपको श्रीलंका दे रखा है, इसे भी नोट कर लीजिए। P का मतलब क्या दे रखा है, पाक दे रखा है, आपका पाकिस्तान दे रखा है। A का मतलब क्या दे रखा है, आपको अफगानिस्तान दे रखा है, इसे भी नोट कर लीजिए। आपके N का मतलब क्या दे रखा है, नेपाल दे रखा है, इसे भी आपको नोट करना है। और आपके M का मतलब क्या दे रखा है, मालदीव दे रखा है, इससे भी आपको नोट करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और मालदीव, ये आपके सार्क के क्या है, मेंबर ऑफ कंट्री है, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर आपके विलियम बेंटिंग, या फिर कैनिंग। तो भारत के जो पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो वो आपके कौन थे, सबसे पहले अपन देखते हैं। तो आपके जो क्लाइव थे ये कौन थे, ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर थे। कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर थे, फटाफट नोट कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा बोल देता हूँ, बंगाल के जो पहले जो गवर्नर थे वो आपके कौन थे, क्लाइव थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो ये बंगाल के क्या थे, फटाफट नोट कर लीजिए। ये बंगाल के पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे, इसे भी नोट करना है। आपके गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स थे, फटाफट नोट कीजिए। विलियम बेंटिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो राइट आंसर सी ऑप्शन नोट कीजिए। और आपका जो कैनिंग थे वो कौन थे, ये भारत के पहले क्या थे, फटाफट नोट करें। आपका जो डी ऑप्शन दे रखा है, ये क्या थे, भारत के पहले क्या थे, वॉइसरॉय थे, इसे नोट कर लीजिए। भारत के फर्स्ट वॉइसरॉय, फटाफट नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे, वॉरेन हेस्टिंग्स आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और आपके कैनिंग भारत के फर्स्ट वॉइसरॉय थे, इसे आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओवन मेरेडियम के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन फेमस है, ये आपको बताना है। तो फटाफट इसका आंसर नोट कर लीजिए। आपके कौन फेमस है, लीटन है, इसे नोट कर लीजिए। कौन है, लीटन है, फटाफट नोट कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपके जो ऐसे क्वेश्चन दे रखे इनके आंसर भी आपको PDF के रूप में मिल जाते हैं, जहां से आपका रिवीजन हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगला देखिए, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन आपके 1905 यानी आपके 1905 ईस्वी में हुआ था। यह आपके लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, फटाफट नोट कीजिए। किसके समय हुआ था, कर्जन के समय हुआ था, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में यानी चेम्सफोर्ड के टाइम पे कौन कौन से आंदोलन हुए थे, आपके होम रूल आंदोलन चेम्सफोर्ड के टाइम पर हुआ था, रोलेट एक्ट भी चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था, और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी चेम्सफोर्ड के टाइम पर हुआ था। तो आपको तीनों को नोट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन भी इनके टाइम पे हुआ था, चेम्सफोर्ड के टाइम पे, ये भी आपको नोट करना है। लीन आपका लिथको है, इनके बारे में आपको बताना है। तो मैं बता देता हूं, आपके जो लिथको है, इन्होंने 1972 में क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन इसके कार्यकाल में हुआ था। जो आपके 1972 में जो आपका क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, ये किनके कार्यकाल में हुआ था, फटाफट नोट कीजिए। ये आपके लिथको के कार्यकाल में हुआ था, फटाफट नोट कर लीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, ये आपको बताना है, तो नोट कीजिए। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन आपको नीचे बताते हैं सभी के बारे में डिटेल से। आपका सबसे पहले डेट आ जाता है कि 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, 1905 को क्या हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसे नोट कीजिए। आपके क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, फटाफट नोट कर लीजिए। मैं आपको
डिटेल से आपको थोड़ा स्पीड से बताते जाऊंगा क्योंकि काफ़ी है, इनको नोट करना है। आपके 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, इसे भी नोट करना है आपको। मैं थोड़ा बंगाल विभाजन इसे नोट कर लीजिए। अगले पे चलते हैं, फटाफट नोट करते जाइए। आपके 1911 में क्या हुआ था ये भी बताना है। तो 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, फटाफट नोट कीजिए। 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इससे भी आपको नोट करना है। कमेंट बॉक्स में भी छापते जाइए, कमेंट बॉक्स में छापिए, अन्यथा आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है और उसमें आपको टाइप करना है। तो लखनऊ अधिवेशन आपके 1916 में, फटाफट नोट कीजिए। 1907 में आपका चंपारण सत्याग्रह, फटाफट नोट कीजिए। कौन सा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, इससे भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1919 में क्या हुआ था ये आपको बताएं। तो 1919 में आपका कौन सा एक्ट, रोलेट एक्ट, इसे भी आपको नोट करना है। ऐसे आपका आ जाता है कि आपके 13 अप्रैल 1909 को क्या हुआ था, तो आपका क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपके अमृतसर पंजाब में, फटाफट नोट कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड फटाफट नोट कर लीजिए, आपको थोड़ा डिटेल से आपको इनके बारे में देखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1920 में क्या हुआ था ये आपको बताना है। तो 1920 में आपके असहयोग आंदोलन, इसे नोट कीजिए। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फटाफट नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, आपके चोरी चोरा कांड हुआ था। क्या हुआ था, चोरी चोरा घटना हुई थी, क्या हुई थी, चोरी चोरा घटना, इसे भी नोट कर लीजिए। अगले पे चलते हैं, आपके 1923 के बारे में देखें। 1923 है, इसमें क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, इसे भी नोट कीजिए। स्वराज पार्टी का नाम आते ही आपको दो व्यक्तियों का नाम याद आना चाहिए, आपके चित्तरंजन दास यानी CR दास और आपके मोतीलाल नेहरू, फटाफट नोट कर लीजिए इन दोनों के बारे में भी। आपके 9 अगस्त 1900 यानी आपके 1925 को क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, इसे भी नोट कीजिए। काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, फटाफट नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1927 के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, आपका साइमन कमीशन हुआ था, फटाफट नोट कीजिए। क्या हुआ था, साइमन कमीशन हुआ था, इसे भी नोट कर लीजिए। साइमन कमीशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब भारत आया था, ये आपके 1928 में कहाँ आया था, भारत आया था, फटाफट नोट कीजिए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, फटाफट नोट कीजिए। कौन सी रिपोर्ट आपकी, नेहरू रिपोर्ट, इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखें, 1929 में बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था, फटाफट नोट कर लीजिए, आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, फटाफट नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले पे बात करते हैं, आपके 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1913 में क्या हुआ था, आपका दांडी मार्च हुआ था। क्या हुआ था, दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा हुई थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आपको बताना है। अगला देखिए, 5 मार्च 1931 और आपके 23 मार्च 1931 में आपको बताना है। तो सबसे पहले लिखिए, आपके 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसे भी आपको नोट करना है। गांधी इरविन आपका समझौता हुआ था। अगले पे चलते हैं, आपके 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, इसमें आपके भगत सिंह, राजगुरु और आपके सुखदेव को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी, फटाफट नोट कर लीजिए। अगले पे चलते हैं, आपको नोट करना है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, फटाफट नोट कीजिए। अगला देखिए, 1932 के बारे में देखते हैं। तो 1932 में क्या हुआ था, पूना समझौता हुआ था। क्या हुआ था, पूना समझौता। यह आपके गांधी और किनके, आपके महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, यह भी आपको नोट करना है। 9 अगस्त 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, फटाफट आपको नोट करना है। मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 9 अगस्त 1942 में हुई थी, आपको नोट करना है। 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। क्या हुई थी, पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, तो इसे नोट कीजिए, आपके 9 दिसंबर आपके 1946 में हुई थी। अगला देखिए, आपके 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, संविधान बन गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था, फटाफट नोट कीजिए। आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन दे रखा था उनमें भी कुछ ऐसे था। आपके 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, इसे भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना है। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
लखनऊ अधिवेशन 1960 में अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसको नोट करना है। रास बिहारी घोष के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं। तो इन्होंने 1907 में क्या की थी, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फटाफट नोट कीजिए, आपके 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी। महात्मा गांधी के बारे में बात करते हुए आपके 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसे भी आपको नोट करना है। WC बनर्जी के बारे में बात करते हैं तो इसे नोट कीजिए। WC बनर्जी ने 1885 में पहला अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फटाफट नोट कीजिए, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, नोट कर लीजिए आपके, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट सवाल, विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये आपको बताना है। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या फिर आपका नेपाल। तो विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये आपको बताना है। तो ये आपके नेपाल की क्या थी, पहली महिला राष्ट्रपति थी, इसे आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनता है। मणिपुर बनता है, मिजोरम बनता है, नागालैंड बनता है, लेकिन आपका असम नहीं बनता है। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, वो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो आपके एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में अपन आज डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी क्या है, आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जैसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये आपके कब हुआ था, 1992 में हुआ था, इसको आपको नोट करना है। 1972 में क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। आपका स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, ये आपको नोट करना है। फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपके 1982 में क्या हुआ था, ये आपको बताना है। 1982 में क्या हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, इससे भी नोट कीजिए। 2002 में क्या हुआ था, ये आपको बताना है। 2002 में क्या हुआ था, जोहान्स, आपके क्या हुआ था, जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, कौन सा, जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर तेलंगाना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपकी जो भारतीय जो मानक रेखा है वो आपके कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, तो आ का मतलब क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपके ये कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आपके तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। आपके जो 4 राज्य दे रखे हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन राज्य से होकर ये गुजरती है। फटाफट नोट कर लीजिए। तो आपका राइट आंसर ई ऑप्शन है, क्योंकि आपका ई ऑप्शन इनमें से क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। आपको रॉन्ग ऑप्शन का चुनाव करके बताना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपका TRQ क्वेश्चन है, क्योंकि आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था, आपको नोट करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, ये बताइए। आपके डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, ये भी आपको बताना है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये भी आपको बताना है। और आपके लास्ट इन बताइए कि आपके सुल्तान जो आपके अजलन शाह कप है, कौन सा है, सुल्तान जो आपके अजलान जो शाह जो कप है, उसका संबंध किस खेल से है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, फटाफट नोट कर दीजिए, आपके बैडमिंटन से है, नोट कीजिए। ड्यूरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है, इसे भी आपको नोट करना है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, ये बताइए, ये भी आपके फुटबॉल से है, नोट कीजिए। अजलन शाह कप का संबंध किससे है, हॉकी से है, इसे भी आपको नोट करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके जो राइडर कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, ये भी आपको बताना है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये भी आपको बताना है। आपके दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये भी बताइए। और आपके CK नायडू कप का संबंध किस खेल से है, बताइए। तो राइडर जो कप है वो आपके गोल्फ से संबंधित है, इसे नोट कर लीजिए। किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है, इसे भी नोट कर लीजिए। किससे है, क्रिकेट से। शॉर्ट में लिख देता हूँ, दिलीप ट्रॉफी और आपके CK नायडू, ये तीनों आपके क्रिकेट से संबंधित होती है, नोट कीजिए। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। जो आपके क्या होते हैं, वाइट जो एलिफेंट होते हैं, इनका जो देश है वो किसे कहा जाता है, तो फटाफट नोट कीजिए। सफ़ेद हाथियों का जो देश है वो आपका कौन सा है, थाईलैंड है, इसे आपको नोट करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है, ये आपको बताना है। तो आपके जो स्टैचू, इसे नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। स्टैचू ऑफ जो आपकी यूनिटी है, इसके जो वास्तुकार है वो आपके कौन है, फटाफट नोट कर लीजिए, आपके कौन है,
राम सुतार है, फटाफट नोट कर लीजिए कौन है राम सुतार। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कल, क्योंकि आज के वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस के बारे में बात की जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम ऑथेंटिक जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं से ही आपकी एग्जाम की तैयारी होती है, इन्हीं से आपके रिविजन होते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ से भी आपको एग्जाम ऑथेंटिक जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के बारे में डिटेल से स्टडी मिलती है, जहाँ से आपका रिवीजन भी आसानी से हो जाता है। क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, और जो भी आपको मैं HW क्वेश्चन देता हूँ उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापने होते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही आपकी स्टडी का पता चलता है हमें कि आपकी स्टडी कैसे है, आपकी स्टडी के बारे में पता चलता है कि आपकी स्टडी कितनी मजबूत है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अपन कल मिलेंगे ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।